नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में इतिहास विषय में सफलता प्राप्त करी और स्कूल व्याख्याता के पद पर चयनित होकर के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। जानते हैं इनका नाम क्या है, किस प्रकार इन्होंने इतिहास व्याख्याता की तैयारी की और किस प्रकार इन्होंने सफलता प्राप्त करी, इनकी रणनीति क्या थी, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इनके पढ़ने का तरीका क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे और इनको स्कूल व्याख्याता बन करके कैसा लगा। सबसे पहले बातचीत शुरू करें उसके पहले भारतीय परंपरा के अनुसार इनकी सफलता को सम्मान करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं माला पहना करके। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई अक्षय जी आपको। चलिए सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अक्षय कुमार है। अक्षय जी हैं ये। और आप कहाँ से हैं? मैं सर धौलपुर का रहने वाला हूँ। धौलपुर के रहने वाले हैं। आपने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में इतिहास विषय से सफलता प्राप्त की है। जी सर। चलिए तो एक यात्रा शुरू करें, हमारी बातचीत शुरू करें। उसके पहले कुछ बात जानना चाहता हूं कि आपके मन में स्कूल व्याख्याता बनने का यह विचार जो है वह सबसे पहले कब आया? सर इतिहास में शुरू से ही रुचि थी और मैंने इतिहास के अंदर एमए में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इससे पहले भी मैं भाई इतिहास के अंदर 12th क्लास में 98 आउट ऑफ 100 नंबर थे। तो उसके बाद सर टीचिंग लाइन काफ़ी अच्छी थी। मैंने अपने लिए सोचा कि मैं टीचर बनता हूँ तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ करना चाहता था बच्चों के लिए, खासकर मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था। तो मैंने ये राह उसके लिए चुनी कि मैं स्कूल व्याख्याता बनकर बच्चों को इतिहास की एक अच्छी समझ विकसित कर सकूं बच्चों के अंदर, ताकि वो इतिहास के अंदर कुछ अच्छा कर सकें। तो आपकी इतिहास में शुरू से ही रुचि थी, जैसा कि आपने बताया जी कि सर। 12th क्लास में आपके 100 में से 98 98 नंबर आए थे। ये जी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों मेरे प्यारे साथियों, आप भी कमेंट करिएगा कि आपके 12वीं क्लास में कितने नंबर आए थे इतिहास में। चलिए इसके बाद क्या आपने स्कूल व्याख्याता के पहले कोई दूसरा भी सरकारी एग्जाम दिया था, गवर्नमेंट एग्जाम दिया था और उसका परिणाम क्या रहा? सर पहले पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मैं 2017 से एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन उनमें मुझे खास कोई सफलता नहीं मिली। जी। लेकिन सबसे पहली सफलता मुझे 2021 वीडियो का जो पेपर हुआ था आरएसएम एसएसबी के थ्रू जो हुआ था, उसके अंदर मुझे सफलता मिली। और उसमें सिलेक्शन से पहले ये जो एग्ज़ाम था स्कूल लेक्चरर का, इसकी मैंने तैयारी की, क्योंकि मतलब भगवान की कृपा से 2021 दिसंबर में मेरी बीएड कंप्लीट हुई एमए के बाद। और तत्पश्चात कुछ ही महीने के इंतज़ार के बाद 2022 मई में ये जो फर्स्ट ग्रेड का जो वैकेंसी थी वो आई और मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी ज़ोर शोर से। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हुआ। 2023 अप्रैल में मेरी वहाँ वीडियो में पोस्टिंग हुई। जी। 8 महीने मैंने इस भर्ती के रिजल्ट का इंतज़ार किया। उसमें मैंने जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद और सफलता से दिसंबर 2023 में मैंने इसमें ज्वाइन किया। चलिए मतलब देखिए, दिसंबर 2021 में तो आपकी बीएड कंप्लीट होती है। 2022 में विज्ञप्ति आती है और इतिहास का पेपर जहां तक मुझे याद आ रहा है 17 अक्टूबर 2022 को जी था। सर। जी सर। और उस पेपर में बैठते हैं और पहली बार आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और पहली ही बार में आप इतिहास हाँ विषय सर। में स्कूल व्याख्याता बन गए। अपने आप में बहुत बड़ी बिंदु है ये, अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। जो ये कहते हैं कि सर हमसे एक बार में नहीं हो पाएगा, समय नहीं मिल पाता है, उन विद्यार्थियों के लिए एक मील के पत्थर हैं। अक्षय कैसे हैं? दिसंबर 2021 में बीएड पूरी करते हैं, अक्टूबर 2022 में पेपर होता है, लगभग 10 महीने का सफर होता है। जी सर। 10 महीने में आपने इतिहास विषय के पांचों कालखंड पढ़े, क्योंकि 2022 में इतिहास का सिलेबस भी बदला था सर। हाँ सिलेबस बदला था सर, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया था। चेंज आया था, हाँ। राजस्थान के इतिहास को शामिल किया गया था उसमें। इतिहास को शामिल किया गया था और अपने जो साइकोलॉजी के प्रश्न हैं जो थोड़े से घटा दिए गए थे, बाकी हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया था। जो थोड़ा सा नॉर्मल चेंज था, लेकिन उसके हिसाब से प्रेपरेशन करना नए बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल था। तो उस चीज़ को माध्यम बनाकर और आपके सहयोग से मैंने तैयारी की और मुझे सफलता प्राप्त हुई। आपने इतिहास विषय में कैसे तैयारी की, रणनीति क्या रही, क्या कहीं से कोचिंग की, कौन सी किताबें आपने पढ़ी, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। हमारे विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं सर हम कैसे तैयारी करें। आजकल के विद्यार्थी एक बात और कहते हैं अक्षय जी, मैं आपको बताता हूँ कि सर हमें समय नहीं मिल पाता है ना। जबकि आप तो खुद भी तैयारी करते थे, 8 महीने का ही समय मिला आपको और बीएड करने के बाद पहली बार इतिहास के क्षेत्र में आए, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपने तैयारी कैसे की और उसकी क्या रणनीति रही? सर मेरी रणनीति ये रही कि जैसे मैंने सोचा था, मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता था कि जो भी चीज़ें हैं वो मैंने पहले पढ़ रखी हैं,
उसके लिए मैं जब भी नया पढ़ता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं बहुत ही कुछ नया पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी पढ़ी हुई हैं, तो मैं उसको एक तरीके से रिवीजन समझता था। और फिर बीच में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे आपका साथ मिला, मैं कोई हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखता था, तो मुझे भाई आपकी एक आध वीडियो मिलती थी जिसमें मैं एमसीक्यू वगैरह देखता था, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका देखता था, आपकी कोई एक आध डेमो क्लास देख ली मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपसे ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, और तत्पश्चात मुझे आपका जो मटेरियल था वो काफ़ी बेहतरीन लगा, कंसाइज्ड मटेरियल। और आपने पहली दूसरी क्लास में एक बात कही थी जो मतलब मेरे को टच कर गई कि जी। कम समय की तैयारी, क्योंकि बहुत ही कम समय था। हाँ। 2022 मई में वैकेंसी आई थी, अक्टूबर में एग्ज़ाम होना था। तो और बीच में कयास लगाई जा रहे थे, हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था, तो इन सारी दुविधाओं से बचने के लिए आपने एक चीज़ कही थी कि आपको सिर्फ क्रीम क्रीम लेनी है, छाछ नहीं लेनी है। तो वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली, और मैंने केवल कंसाइज्ड मटेरियल के साथ ही एक ही आपके नोट्स को बार बार पढ़ के और एक एमसीक्यू की किताब के साथ में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। अच्छा, आपने क्या कोई और किताब पढ़ी थी प्राचीन भारत के लिए, आधुनिक के लिए, या किसी और पोर्शन के लिए? मैंने पहले एमए के अंदर किताबें पढ़ी थी, उन्हीं को मैंने वापस रिवाइज जी। कर लिया, और बाकी आपके जो नोट्स थे उनके उनके अध्ययन से मुझे पता चला कि कौन सी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो मटेरियल बहुत सारा है। किसी एक टॉपिक पे आप 1000 पन्ने भी पढ़ सकते हो, और आप 4-5 पन्ने के अंदर भी टॉपिक कवर कर सकते हो। तो आपको केवल ये देखना है कि मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम मुझसे क्या मांग रहा है उस टॉपिक के अंदर, आप वो चीज़ें अगर फोकस करके पढ़ें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है ना, भ्रमित हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि इतिहास विषय के काफ़ी लेंदी टॉपिक होते हैं। हाँ, हाँ। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हमें सबसे पहले सिलेबस का विश्लेषण करना चाहिए बिल्कुल कि सही। उसमें से कौन से प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद एमसीक्यू की बात आती है। मैं अपने विद्यार्थियों से आज भी यही कहता हूँ कि आप मेरे नोट्स पढ़िए और इसके अलावा मॉडल पेपर को हल करिए। जी ठीक सर। है, मार्केट में कई सारे मॉडल पेपर हैं। क्या आपने कोई मॉडल पेपर को हल किया था जैसा आपने बताया? तो मैं यहाँ पर एक बात जानना चाहूँगा, उसका कितना बेनिफिट, कितना लाभ आपको मिला? सर, उसका लाभ मुझे काफ़ी मिला, क्योंकि एक तो होता है कि आप पढ़ लेते हैं कोई टॉपिक के बारे में, आपको जानकारी मिल गई, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे वो जो 3 घंटे का एग्ज़ाम है वो ही आपका आगे का जीवन डिसाइड करता है, आपकी सफलता असफलता उस एक 3 घंटे के टाइम पीरियड में निश्चित होती है। तो आपको भले ही पूरा टॉपिक आता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको सब कुछ पता है, क्योंकि हो सकता है कुछ फैक्ट्स वहाँ पे बिल्कुल ऐसे सही आते हैं बात जो है। आपको याद नहीं है। तो उसके लिए हमको भाई टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू की कोई भी किताब, ताकि उससे हमें पता चले कि संबंधित एग्जाम पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं, और किस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से डील करना है। क्योंकि आपको फैक्ट पता है तो आप हो सकता है कि आपको चार अगर कथन वाला जैसे प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होना विशेष रूप से बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एमसीक्यू की कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। पढ़नी और मैंने अपने जो एक किताब चलती है 14,000 कुछ प्रश्न वाली, यूथ कंपटीशन चाहिए। टाइम्स है, उसको मैंने पढ़ा, और आपके टॉपिक पढ़ने के बाद में जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता था और मैं उसके प्रश्न बार बार हल करता था, तो जो मेरी कमियां होती थी, जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसको वहीं के वहीं सुधार लेता था। और कई बार ऐसा हो जाता था कि बिना पढ़े, जैसे उसमें नहीं लिखा हुआ है प्रश्न में, और कई बच्चे क्या गलती करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ पाते, हम्म। और सीधा एक पहला ही उसमें ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें वो धोखा खाकर और सीधा टिक करते हैं, और वो प्रश्न वहाँ गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू की किताबों से काफ़ी हद तक सुधर जाती हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये ज़रूर करना चाहिए टॉपिक के साथ साथ। तो मैंने सर का टॉपिक पढ़ने के बाद मैं करता था सॉल्व, और फिर मेरा मतलब टॉपिक पूरा मुझे विश्वास हो जाता था कि सही हो गया, तब मैं फिर आगे बढ़ता था। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा अक्षय बाबू। जी सर। जैसे हमारे स्टूडेंट कई बार पूछते हैं, सर हम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई, सेकंड ग्रेड की भी आ गई, थर्ड ग्रेड की आ गई, रीट की आ गई, हम क्या सारों की तैयारी करें? क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था या एक पे ही फोकस रखा था? सर, मतलब कोइंसिडेंस की बात है कि जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था उस समय तीनों ही वैकेंसीज लाइन जी। में थी। फरवरी 2023 में रीट हम्म। वो उसका थर्ड ग्रेड थर्ड का ग्रेड भी का भी। एग्ज़ाम था, और दिसंबर में सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम था, उससे पहले अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ। और मैं मानता था कि मैंने अपने अनुभव के आधार पे मैंने देखा कि कंपटीशन है, सब जगह ही कंपटीशन है, किसी भी एग्ज़ाम को मैं करता हूँ। आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम ले लो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम ले लो, कंपटीशन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आप छोटा एग्ज़ाम करो उसमें कम कंपटीशन है। तो मैंने कहा, जब
खेल ही खेलना है तो फिर बड़ा खेल लेते हैं। फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड का ही चूज़ किया और मैंने उसी की तैयारी की और भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने फोकस केवल फर्स्ट ग्रेड पर ही फर्स्ट ग्रेड रखा। पर ही रखा। चलिए, एक आजकल 2022 से आरपीएससी ने यह भी कंपलसरी कर दिया कि आपके पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना अनिवार्य है। हम्म। तो आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से की और उसका क्या लाभ आपको मिला? सर जैसे मैंने अपने पहले तो मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा था विभिन्न सोर्सेज से, लेकिन फिर जब मैं हिस्ट्री आपसे पढ़ने लगा तब फिर मैंने वही काव्य क्लासेस कोटा की चर्चा आपसे सुनी, तो फिर मैंने काव्य क्लासेस कोटा का फर्स्ट पेपर का कोर्स लिया और वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे व्याख्याताओं का सानिध्य मिला। और जो टॉपिक मेरे कमज़ोर थे, क्योंकि जैसे मैं पहले सोचता था कि मैं मैथ को छोड़ दूंगा, मैं रीजनिंग छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने समझाया कि कभी कभी क्या है कि कोई कोई प्रश्न इतने इजी होते हैं कि आपने कोई टॉपिक बहुत मतलब पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हो। और वही चीज़ मैंने किसी भी टॉपिक को फिर नहीं छोड़ा और मैंने सारे टॉपिक किए वहाँ से कवर, काव्य क्लासेस कोटा के व्याख्याताओं से पढ़ाई की और मैंने फर्स्ट पेपर के अंदर सफलता प्राप्त की। अच्छा, जो काव्य क्लासेस कोटा का ऑनलाइन कोर्स लेकर के आपने जी घर सर। पर ही तैयारी की हाँ, घर थी, पर ही तैयारी की थी तो सर। उसका बेनिफिट आपको मिला होगा। जी सर, बिल्कुल मेरे फर्स्ट पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे जिसकी बदौलत मुझे सिलेक्शन, क्योंकि 2022 में पहली बार ऐसा हुआ था हाँ, तो पहली बार था। उस समय क्या था, कई लोग केवल इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए थे जिनके सब्जेक्ट में तो खूब अच्छे नंबर थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनके 40% नहीं थे तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो रेस से बाहर हो गए। तो जिनके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर थे वो उसमें खेल में बने रहे। अच्छा, जैसे एक दो बातें और पूछना चाहूँगा, साथ ही वे भी बता दूं मैं आप लोगों को, फर्स्ट पेपर के बिना आप स्कूल व्याख्याता का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं अपने विद्यार्थियों को एक रेशियो बताता हूँ अक्षय बाबू, जी सर। कि 3-4 का रेशियो रखें, कि अगर हम्म। आप दिन में 7 घंटे पढ़ाई करते हैं जी तो सर। कम से कम 3 घंटे फर्स्ट पेपर को दीजिए, 4 घंटे सेकंड पेपर को दीजिए। और इस बार तो वैसे भी पदों की संख्या कम है, कम है तो सर फर्स्ट बहुत। पेपर अपने सिलेक्शन में बहुत मायने रखने वाला है। तो अच्छा, एक प्रश्न विद्यार्थी पूछते हैं, मैं भी पूछना चाहूँगा कि आपने नियमित तौर पर कितने घंटे रोज पढ़ाई की? बहुत से कहते हैं हम 15 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। हम्म। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की रोज? सर मैंने रोज़ का मैं आपको बताता हूँ तो मैं कम से कम 4 से 5 घंटे सेकंड पेपर को देता था हिस्ट्री को, जिसमें से आपकी क्लासेस होती थी और बाकी मेरा रिवीजन होता था और टेस्ट वो एमसीक्यूज़ की बुक रहती थी। और उसके अलावा मैं सर 2 से 3 घंटे फर्स्ट पेपर को देता था, जिसमें मैं फर्स्ट पेपर में काव्य क्लासेस की जो हैं रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो वगैरह देखता था और उनके हिसाब से अपने नोट्स कंप्लीट करता था, उन्हीं को बार बार पढ़ता था। और ज़्यादा मटेरियल मैंने इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि इससे पहले की भर्तियों में मैंने ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद में मुझे लगता था कि अब इतना मटेरियल इकट्ठा हो गया, इसको कैसे पढ़ पाऊंगा, तो फिर मैं उसमें असफल हो जाता था। तो इसीलिए सही बात है। मैंने फिर केवल थोड़े बहुत मटेरियल के साथ ही तैयारी की और ज़्यादा मैंने कोई 5 घंटे और 3 घंटे फर्स्ट पेपर को, लगभग वही मतलब छः से हाँ, सात वही आठ रेशियो घंटे आ हाँ। जाता है लगभग लगभग। वही है ना, 2017 से ही आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतिहास विषय में तो 2019-21 से आए थे आप, 21 दिसंबर में। 2021 में आपकी बीएड हुई थी। हाँ। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर हम पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, याद नहीं रह पाता है। हम्म। तो उसका क्या ये ऐसा आपके साथ भी होता था? अगर होता था तो उसका आपने सॉल्यूशन कैसे निकाला, वो भी मैं जानना चाहूँगा। सर मैंने सबसे पहले जब मुझे ऐसा मतलब फील हुआ था कि भाई मुझे याद नहीं हो पा रहा या मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी कभी थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, बहुत कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो इजी नहीं होता, या फिर कोई एक सवाल पर हम अटक जाते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उस समय से मैं मॉक इंटरव्यू वगैरह देखता रहता था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लगभग हर सफल व्यक्ति की ये समस्या रही है कि उसे कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में एक डाउनफॉल आ जाता है और वो महसूस करता है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे क्या है, थोड़े बहुत पॉजिटिव विचार और अपने टीचर्स का साथ उसे उस दुविधा से निकलने में सहायता प्राप्त करता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं जब भी ऐसा महसूस करता था जी। तो मैं एक बार मतलब अपने, जैसे आपसे भी मैंने कई बार बात की है इस बारे में, तो आप मुझे अच्छी सलाह देते थे कि आप गीता में लिखा हुआ है कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो मैंने एक अपना मोटिव बना लिया कि मैं फिर सीधा कर्म करता गया और मैंने रिजल्ट की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की। तो उसके बाद सर मैं
मतलब मन में से ऐसे विचार निकल जाते थे और मैं अपनी तैयारी पर फोकस अच्छे से कर पाता था। मैं आज भी अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर पोस्ट कम आई है, हाँ। हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे भाई हमें तो एक पोस्ट लेनी है, जी सर। कोई बहुत सारी तो लेनी नहीं है। नहीं सर। सही है गलत है? तो बिल्कुल बस सही है अपने समय के अनुसार तैयारी करते रहो। हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में फ्रांस के सम्राट हुए नेपोलियन बोनापार्ट। जी सर। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी मृत्यु के समय एक बात कही थी। क्या कहा? कि मैंने समय को नष्ट किया, मैंने समय समय को को नष्ट नष्ट किया किया और और समय ने समय ने मुझे मुझे बर्बाद कर रहा। बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सर। तो हमें समय की कीमत को पहचानना चाहिए। आज विज्ञप्ति आए हुए 40 दिन से ज़्यादा हो गए जी हैं सर। और हमने अगर उस हिसाब से तैयारी नहीं की है तो मुझे लगता है कि हम शायद सफलता को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। जी सर। अच्छा, क्या आपके मन में तैयारी के दौरान कभी ऐसा आया कि मुझे इस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी छोड़ करके कोई दूसरे एग्जाम पर फोकस करना चाहिए? उस समय सर जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भी वैकेंसी आ रखी थी और फिर मैंने कुछ समय इस बात में बर्बाद भी कर दिया था कि मैं क्या तैयारी करूं, लेकिन मुझे आपका सानिध्य मिला और मुझे मतलब एक विश्वास मिला कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। फर्स्ट ग्रेड जो इतिहास का पेपर है वो मैंने पुराने पेपर देखे, मैंने सॉल्व किए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए और मैंने वही तैयारी अपनी जारी रखी और फिर मैंने इसमें सफलता प्राप्त की। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। स्कूल व्याख्याता बनने से पहले जी और सर। स्कूल व्याख्याता बनने के बाद हम्म। आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया? क्योंकि अक्सर हमारा समाज जो है जी वो सर। ये हीनता, उसको पता है, समाज सोसाइटी को पता है किसका नहीं हुआ है, फिर भी आजकल क्या कर रहा है रे, अरे भाई तुमको पता है कि नहीं हो रहा फिर भी पूछ रहा है। तो क्या ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हुई है? और फिर वही सवाल कि स्कूल व्याख्याता बनने के पहले और बनने के बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया? स्कूल व्याख्याता बनने के बाद सर परिवर्तन तो काफ़ी आएगा। अभी लोग थोड़ा सा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इससे पहले भी, लेकिन मैं क्या है गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ। 8 महीने में ग्राम सेवक था इससे पहले, जो 2021 वीडियो वाली जो भर्ती आई थी उसमें मैंने सफलता प्राप्त की थी। तो लेकिन उससे पहले जहाँ मैं मतलब जब अनएम्प्लॉयड था तब की हम्म। अगर मैं बात बताऊँ तो फिर लोग हाँ पूछते थे कि अभी क्या चल रहा है और क्या कर रहा है। तो मैं बताता था कि अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, अभी तो केवल पढ़ाई चल ही रही है। तो बोलते थे, अब 2021 में मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैं केवल 2022 का साल मेरा ऐसा ही गया केवल तैयारी में। और मेरे साथ के काफ़ी लड़के थे, जो कोई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बन चुका था, कोई 2018 थर्ड ग्रेड में हो चुका था, लेवल 1 में, लेवल 2 में, मतलब जो मेरे से थोड़े बहुत सीनियर थे वो हो चुके थे। तो मैं भी मतलब सोचता था कि मतलब इतना समय हो गया और नौकरी नहीं लग रही है, तो मतलब काफ़ी डाउनफॉल भी आई लाइफ में। लेकिन मैं उस समय मेरे पास जवाब देने का मौका था, लेकिन मैंने वो जवाब देकर अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने अपनी तैयारी के अंदर लगाया और मैंने सफलता प्राप्त की। मैंने सोचा कि मेरी सफलता ही मेरा जवाब बने तो ज़्यादा बेटर है। मैंने खुद जवाब देने के बजाय अपनी सफलता को अपनी तरफ से जवाब देने के लिए अंगीकार किया। मैं इनकी बात का संक्षिप्तीकरण करना चाहूँगा। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सफलता शोर शोर मचाए। मचा वही देगी। काम इन्होंने किया है। हम बेसिकली हमारे समाज और आस पड़ोस की बातों में उलझ करके रह जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर समय देते हैं, क्योंकि बर्बाद वो कर। एनर्जी पढ़ाई में लगाएं हाँ। तो बेनिफिट होता है। जी सर बिल्कुल। तो एक बात और पूछना चाहूँगा। अब आपके जीवन में क्या कभी कोई टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि मुझे अब जीवन में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है? क्या कुछ ऐसा पॉइंट बताना चाहेंगे? टर्निंग पॉइंट आपके जीवन का, सबके जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है। जी सर, तो मतलब शायद ये 10th 11th क्लास की बात है, जब मैं मतलब आर्ट्स लेके मैं पढ़ने ही लगा था। हिस्ट्री में शुरू से रुचि थी, तो मैं पढ़ रहा था। तो मेरा तब तक ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे जीवन में कुछ करना है, या मेरा कोई ऐसा प्रॉपर लक्ष्य नहीं था उस समय तक। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं बात करते करते एक बात, बचपन की एक बात निकल कर आई। मेरे पेरेंट्स ने, खासकर मेरी माताजी ने मुझे एक बात बताई थी कि जब मैं छोटा था, क्योंकि मैं मतलब बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग हूँ, तो मुझे क्या था, मेरे जो सबसे पहले मैंने एलकेजी में पढ़ना शुरू किया था तब की बात है, मुझे तो याद भी नहीं है। एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर बिठा रखा था। तो उस समय मेरे पिताजी किसी कारणवश स्कूल आए थे मुझे लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बच्चा बाहर बैठा हुआ। उन्होंने जब सवाल किया शिक्षक से, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता। और ये बात जब मुझे 11th क्लास में मालूम चली, तो फिर मुझे लगा कि मुझे वास्तव में कुछ करना चाहिए, ताकि और भी जो लोग हैं, जो मतलब थोड़े से असहज महसूस करते हैं अपनी फिजिकल अनेबिलिटी के
वजह से और वो तैयारी नहीं कर पाते या फिर अपने आप को सक्षम नहीं समझते, तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि उस समय फिर मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने जीवन में अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसी की बदौलत मैंने 12th क्लास में हिस्ट्री में 98 नंबर लाई, क्योंकि जिस चीज़ में मेरी रुचि थी मैंने उसी में फिर और आगे अच्छा करने का प्रयास किया। और फिर मैंने बीए के लिए मैं जयपुर आया अपने घर से अलग पहली बार। और फिर मैंने एमए भी यहीं से किया, सुबोध कॉलेज से मैंने एमए किया। तो और वहाँ पे मैंने टॉप किया, हिस्ट्री के अंदर मैंने टॉप किया। फिर उसके बाद मुझे एक विश्वास बन गया, फिर मैंने यूजीसी नेट का पेपर भी क्वालिफाई किया। और तत्पश्चात मैंने बीएड की। और फिर उसके तुरंत बाद मैं ये वीडियो वाली पोस्ट और फिर उसके बाद स्कूल लेक्चरर में सिलेक्ट हुआ। कहते हैं ना कि जमाने से तप करके सोना बना जाता है, वही हमारे सोने अक्षय जी बने। कहा शिक्षक ने कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, और आज वो शिक्षक शायद वहीं होंगे, लेकिन आप स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपकी पोस्टिंग जो है अक्षय बाबू कहाँ पर है, थोड़ा सा मुझे बताएं। मेरी सर इस समय पोस्ट नागौर जिले के एक राजकीय विद्यालय में है। जी। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है। राजकीय नौकरी की तो खैर बात ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम एक बात पूछना चाहूँगा जिसका हमारे विद्यार्थी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, विशेष तौर पर इतिहास विषय के अभ्यर्थी, कि उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं इतिहास विषय के अभ्यर्थियों के साथ ही फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के विद्यार्थी और किसी भी नौकरी के विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात जो मैं हमेशा से याद करता रहता था। काफ़ी लोकप्रिय एक शेर है जो सभी ने शायद सुना होगा और लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब मैं कर सकता हूँ तो फिर आप भी कर सकते हो। और आपको अपने पथ पर, क्योंकि हर पथ ऐसा नहीं है कि आपको सही ही मिलेगा, कांटों से भरा हुआ भी हो सकता है आपको, लेकिन उसके ऊपर चलकर सफलता को प्राप्त करना है। मंजिल आपका इंतजार कर रही है और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पाने के लिए बहुत सब कुछ है। कुछ है। सही। मैं इस समय सर एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कभी कभी मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं साहित्य पढ़ने में रुचि रखता हूँ। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। उस समय हंगेरियन आर्मी का एक सिपाही था कैरोली, जिसको पढ़ने के बाद बार बार वो मुझे मोटिवेट करता रहा। हंगेरियन आर्मी का सिपाही कैरोली था और वो उस देश का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। और उसको ओलंपिक में मतलब अपने देश का और अपना नाम रोशन करना था, अपने उस नेशनल चैम्पियनशिप को इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में उसे बदलना था। और 1940 में ओलंपिक होने वाले थे और वो उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एक आर्मी ड्रिल में उसके जो राइट हैंड है जिससे वो पिस्टल शूटिंग करता था, उसमें एक ग्रेनेड फट जाता है। और उसके जिस हाथ से उसने वो सपना देखा था बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाने का, वो हाथ चला जाता है। और वो 3 महीने करीब हॉस्पिटल में रहता है। लेकिन उसके बाद वो खामोशी से अपनी लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है, किसी को बताए बिना। वो फिर वो 1938 में राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग होने वाली थी, तो वो वहाँ जाता है। तो वहाँ पे लोग उससे हाथ वाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि अरे वाह, इतना जज्बा, आप इतने इंजर्ड थे और उसके बाद आपका सब कुछ चला गया, फिर भी आप हमें देखने के लिए आए। तो वो कहता है मैं आपको देखने के लिए नहीं आया, आपके साथ compete करने के लिए आया हूँ, आप तैयार हो जाओ। और वो उस कंपटीशन को जीतता है। और फिर उसके बाद 1940 के ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए, 1944 के भी हो गए। उसने अपना फोकस 1948 पर डाला। और 1948 और 1952 में दोनों ओलंपिक्स में उसने पिस्टल शूटिंग में अपने ओनली हैंड से, जहाँ पे लोग compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, जो भी उनका बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड था, और वो compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से, जो कि उसका स्वाभाविक हाथ भी नहीं था। और उसने दोनों में सफलता अर्जित की, गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल दोनों खेलों में जीतने वाला वो पहला शख्स बना विश्व के अंदर। तो उसकी कहानी मुझे काफ़ी सर मोटिवेट। मोटिवेट करती थी और मैं उसको काफ़ी याद करता था। और इस कहानी से मुझे सफलता प्राप्त करने में काफ़ी आसानी हुई। और मैं सोचता था जब वो कर सकता है, उसका तो ऐसा भी नहीं था कि बचपन से होता, उसको तो बाद में ये ऐसा भगवान की मतलब उसको दुर्घटना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने अपने दूसरे हाथ को उस लायक बनाया और अपने आप सफलता प्राप्त की। तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी मतलब मदद मिलती थी, जगह जगह मैं याद करता था, कोई डाउनफॉल आता था तो, और मैं काफ़ी आसानी से कर गया। जीवन में एक ना एक इंसिडेंट का होना बेहद आवश्यक होता है। हमें कोई ऐसी घटना जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे दिमाग में अमिट छाप छोड़ जाती है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। अरे, हम हमारी बात क्यों करते हैं, हम बात करें उसकी जिसके हाथ ही नहीं है, जी सर। लेकिन फिर भी वह मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्षय जी, और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। आपका अगला लक्ष्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जैसा कि आपने सर। बताया था मुझे, उसमें आपको अपार सफलताएं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो Thank ये थे हमारे साथी अक्षय, जिन्होंने स्कूल लेक्चरर 2022 की भर्ती परीक्षा में इतिहास विषय में चयनित होकर के अपनी तैयारी की और आज राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। और यह मेरे से ही पढ़े हुए थे, ऑनलाइन कोर्स इन्होंने लिया था, जीके का कोर्स काव्य क्लासेस कोटा से आपने लिया था। जी सर। और शानदार तैयारी की। नोट्स के अलावा आपने एक एमसीक्यू की किताब पढ़ी थी हाँ। केवल, है ना? जी सर। जी, इनका यही मैटर था। कहते हैं ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही एक किताब किताब को को 10 10 बार बार पढ़ पढ़ा लिया जाए, जाए। वह सफलता का पैमाना होता जी है। सर। तो आप भी अपने आप में हार मत मानिए, हताशा को मत अपनाइए, सफलता की ओर आगे बढ़िए। जिंदगी में कहीं सारे मुकाम ऐसे आएंगे जब हमें लगेगा कि हम असफल हो रहे हैं, लोग हमारे पीछे पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए ना। जी सर। पत्थर उसी नारियल के पेड़ पर पड़ते हैं जिस पर नारियल लगे हुए लगे होते हुए हैं। होते हैं। जी सर। क्योंकि लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा समाज है। आपकी इसी सफलताओं की दुआओं के साथ मैं चंदू जैन आपसे विदा लेता हूं। हमारे साथी अक्षय, धन्यवाद आपका, और आपको एक बार फिर से हमारे दर्शकों की तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड का आप कोर्स ले सकते हैं, डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।